आज हम फर्स्ट लेसन साझेदारी का सामान्य परिचय इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम साझेदारी का अर्थ और परिभाषाएं। क्या साझेदारी होती क्या है, मैं आपको बता देता हूं। भारत में 1 अक्टूबर 1932 को भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू हुआ। कौन सा अधिनियम लागू हुआ? भारतीय साझेदारी अधिनियम। इसके अंतर्गत भारत में साझेदारी फर्म अपने व्यवसाय को संचालित करती है। सबसे पहले प्रश्न ये आता है, साझेदारी क्या है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में परस्पर सहमति के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से यदि कोई वैध व्यापार करते हैं तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। जैसा कि दिया हुआ है, साझेदारी का अर्थ उस व्यवसाय संगठन से है, यानी पहली बात व्यवसाय होना चाहिए ऐसे स्वरूप से है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, यानी कम से कम तो कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2, क्योंकि एक व्यक्ति होगा तो वो किसकी श्रेणी में आ जाएगा? एकल व्यवसाय की श्रेणी में आ जाएगा। अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से, यानी बिना किसी दबाव के, वैधानिक यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा वैध हो, व्यापार चलाने को सहमत होते हैं। व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं कि बिना पूंजी के व्यवसाय संचालित नहीं किया जा सकता। प्रबंधकीय योग्यताओं का सामूहिक प्रयोग करते हैं, क्योंकि जितने साझेदार होंगे प्रत्येक साझेदार में कुछ न कुछ विशेष योग्यता अवश्य होगी। तो साझेदारी के अंतर्गत उन सभी साझेदारों की सामूहिक विशेषताओं को सम्मिलित करते हुए व्यापार चलाते हैं तथा लाभों को आपस में क्या करते हैं? बांटते हैं। प्रत्येक विद्वान ने साझेदारी की अलग अलग परिभाषाएं दी हुई है और बहुत सी परिभाषाएं प्रचलित है। हम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जो परिभाषा दी है उसका अध्ययन करेंगे। क्या के साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है, यानी ऐसे व्यक्ति जो अपनी इच्छा से एक दूसरे के साथ मिलकर व्यवसाय करना चाहते हैं, जो व्यवसाय को आपस में संचालित करते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हुए व्यापार करेंगे, वैध व्यापार करेंगे और होने वाले लाभ अथवा हानि को आपस में विभाजित करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है, साझेदारी की आवश्यकता क्यों हुई? साझेदारी चाहिए क्यों आवश्यक हुई? यानी एक व्यक्ति जो व्यवसाय चलाता है, सामान्य रूप से हम उसे अपन एकल व्यवसाय कहते हैं, तो इसकी हुई आवश्यकता क्यों हुई? एकल व्यवसाय के दोषों के कारण, एकल व्यवसाय के जो दोष होते हैं उन्हीं के कारण साझेदारी की आवश्यकता महसूस हुई। अब एकल व्यवसाय के दोष कौन कौन से? एक व्यक्ति जब होगा तो उसके पास सीमित पूंजी होगी, तो इसका पहला दोष कौन सा हो गया? सीमित पूंजी। सीमित प्रबंध चातुर्य, प्रबंध क्षमता का सीमित होना, अनिश्चित अस्तित्व का होना, ये सभी एकल व्यवसाय के दोष हैं। और इन्हीं दोषों को, जैसा कि हमारी बुक में दिया हुआ है, और इन्हीं कमियों को, इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए साझेदारी व्यवसाय का क्या हुआ? उद्भव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साझेदारों की संख्या। साझेदारों की संख्या परीक्षा की दृष्टि से 1 नंबर का प्रश्न महत्वपूर्ण है। साझेदारों की एक तो होती है न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या का तात्पर्य कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी होती है? 2। एक होती है अधिकतम सदस्यों की संख्या। अधिकतम का तात्पर्य ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? इसमें 2 भागों में इसको विभाजित कर दिया गया। एक तो होता है बैंकिंग व्यवसाय। बैंकिंग व्यवसाय यानी बैंकिंग से संबंधित जो व्यवसाय, अगर वो पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो अधिकतम उनके अंदर सदस्यों की संख्या, साझेदारों की संख्या कितनी हो सकती है? 10। और अन्य जो भी व्यवसाय होते हैं अपन उसको बोलते हैं सामान्य व्यवसाय। सामान्य, उसके अंतर्गत साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 20। तो एक बात पुनः देख लेते हैं, न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2। और अधिकतम सदस्यों की संख्या बैंकिंग व्यवसाय में तो होगी 10
और अन्य व्यवसाय में कितनी होगी? 20। किंतु भारत में एक कंपनी अधिनियम 1956 लागू था पहले, लेकिन वर्तमान समय में इसका संशोधन करके कंपनी अधिनियम 2013 एक्ट लागू हो चुका है और इसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम 2014 के नियम 10 के अनुसार, यानी इसके अंतर्गत 10 के अनुसार या अंतर्गत भी कह सकते हैं अपन, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी सीमित कर दी गई? सदस्यों की 50। इसका मतलब क्या हो गया? अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित कर दी गई? 50। इसके बाद हम देखेंगे साझेदारी के प्रकार। साझेदारी को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया? 4। पहला है दायित्व के आधार पर, दूसरा कार्य या उद्देश्य, या तो उसको कार्य के अनुसार कह सकते हैं, उद्देश्य के आधार भी कह सकते हैं, तीसरा समय के आधार पर, और उसके अगला चौथा होता है वैधता या मान्यता के आधार पर। फिर इसको दो उपवर्गों में पुनः विभाजित किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें से एक 2 नंबर का प्रश्न या 1 नंबर का प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है। तो दायित्व के आधार पर, यानी दायित्व के आधार पर साझेदारी कितने प्रकार की होती है? 2। एक तो सीमित साझेदारी और एक कौन सी होती है? असीमित साझेदारी। कार्य या उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार की साझेदारी होती है? 2। एक तो ऐच्छिक और एक कौन सी होती है? विशेष साझेदारी। समय के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 2। एक निश्चितकालीन साझेदारी और एक है अनिश्चितकालीन साझेदारी। और ठीक इसी प्रकार वैधता के आधार पर भी कितनी प्रकार की साझेदारी होती है? वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। अब इन सभी साझेदारी के प्रकारों की सबका अलग अलग अर्थ, अलग अलग आशय हैं, जो निम्न प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे सीमित साझेदारी। देखो इसके नाम से पता चल रहा है, दायित्व के आधार पर सीमित साझेदारी, यानी ऐसी साझेदारी जिसके अंतर्गत साझेदारों का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं ऐसी साझेदारी जिसमें साझेदारों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई विनियोजित पूंजी तक सीमित होता है, वो कौन सी साझेदारी कहलाती है? सीमित साझेदारी कहलाती है। यानी उनका दायित्व निश्चित सीमा तक क्या होता है? सीमित होता है। और साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों पर फर्म का कोई भी अधिकार नहीं होता। दूसरा, नेक्स्ट, असीमित साझेदारी। असीमित साझेदारी का तात्पर्य ऐसा होता है जिसमें साझेदारों का दायित्व क्या होता है? अनिश्चित होता है, यानी असीमित होता है। अर्थात यदि व्यवसाय में कभी हानि हो जाती है तो क्या करेंगे? साझेदार अपनी निजी संपत्तियां, यानी पृथक अस्तित्व होता है, व्यवसाय के रूप में, साझेदार के रूप में अलग उसका अस्तित्व है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं। जैसे 2-3 साझेदारों ने 1-1 लाख रुपए लगाकर व्यवसाय में साझेदारी में सम्मिलित हुए। सपोज करो व्यवसाय को क्या हो गया? लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? 5 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब फर्म के पास पूंजी तो है 3 लाख, लॉस कितना हुआ? 5 लाख। तो इस दशा में अंतर की राशि कितनी हुई? 2 लाख। यानी 2 लाख रुपए इन सभी साझेदारों को अपने